नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर 2:30 बजे वांगचुक प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वे अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे जब गिरफ्तार किए गए। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी थी। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है। क्या वह देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इन सब में लगा हो, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। 24 सितंबर से पहले और उसके बाद भी वांगचुक ने बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से कई बार अपील की कि उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। वे भी हिंसा के रास्ते पर ना चलें। मैं पूछ रहा था कि बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है और ट्वीट किया है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था, अहिंसक तरीके से आंदोलन और अनशन करता रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेह की हिंसा के बाद अपने संबोधन में वांगचुक ने कहा था कि उनका अनशन शांति से चल रहा था, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे, लेकिन 24 तारीख को अचानक बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर चला गया। ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को हिंसा का कारण बताया गया है। यह भी लिखा है कि सोनम वांगचुक ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यह गृह मंत्रालय का कहना है कि गांव चले गए, हिंसा नहीं रोकी, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है और वांगचुक गिरफ्तार हो गए। वांगचुक का कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती थी। वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं और अपने गांव में ही हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लद्दाख और उनके बारे में जानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे
अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क ठप हैं और ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है। वांगचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले आविष्कारक की रही है। उनकी कहानी को लेकर 3 इडियट्स फिल्म बन चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने कहा था, गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन 26 सितंबर को गिरफ्तार हो गए। बार बार कहते रहे कि इतने साल से वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसे सफल नहीं होने दिया गया। अगर शांति का आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता। कल जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। तो इससे तो अगर ऐसा है तो रोष और बढ़ेगा, और भी ऐसा बदकिस्मती से हो सकता है। मगर हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीकों को एक तरह से हवा दी। क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते अगर हमारा अनशन सफल होता, अगर हमारा पदयात्रा सफल होता तो युवाओं को इस तरह सड़क पे आने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, हमारा शांतिपूर्ण रास्ता एक मजाक बन रहा था, तो वो सड़कों पे आए। लद्दाख में 6ठी अनुसूची लागू करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल की थी, जिसे 24 सितंबर के हिंसा के बाद समाप्त कर दिया। इस हिंसा में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया और हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में 4 युवाओं की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए हैं। ले एपेक्स बॉडी LAB से जुड़े युवा नेताओं को पकड़ा गया है और उनकी तलाशी हो रही है। गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने कहा था, LAB के नेता तो लोगों से शांत होने की अपील कर रहे थे, इस कारण वे भी हिंसा की चपेट में आ गए और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरह से सोनम वांगचुक के खिलाफ एंटी नेशनल, विदेशों से फंडिंग लेने और हिंसा को भड़काने के आरोप लगाए जा रहे थे, अफवाहें फैलाई जा रही थीं, उससे अंदेशा हो गया था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या विदेशी फंडिंग के बारे में तभी पता चला जब लेह में हिंसा हुई? 1 सितंबर 2024 को वांगचुक ने 125 लोगों के साथ 1 महीने तक की यात्रा की, लेह से दिल्ली तक की। उस दौरान क्या किसी विदेशी फंड का पता नहीं चला? अक्टूबर 2024 में वांगचुक ने 16 दिनों का अनशन किया, जिसे सरकार के आश्वासन के बाद तोड़ दिया। क्या उस समय सरकार ने विदेशी फंड की जांच नहीं की? मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। तब क्यों नहीं विदेशी फंड का पता चला और गृह मंत्रालय ने उनके NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया? अचानक से 24 सितंबर के बाद से ही सब कुछ क्यों पता चल रहा है कि विदेशी फंड का हाथ है और सोनम वांगचुक के खिलाफ सोशल मीडिया में अभियान चलने लग जाता है? मणिपुर में 2 साल से हिंसा जारी है, क्या वहां भी विदेशी फंड का हाथ है?
अगर है तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई और कितने विदेशी फंड मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बाद ही वहां असम राइफल्स के 2 जवानों को घात लगाकर मार दिया गया। कई जवान घायल भी हुए हैं। क्या उसमें विदेशी फंड का हाथ था? एक तरफ विदेशी फंड का भूत खड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठ का सहारा लिया जा रहा है कि कांग्रेस का पार्षद बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसा भड़काने के लिए लोगों को उकसा रहा था। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो बीजेपी के ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर है, उसमें अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह हिस्सा नहीं जिसमें वे कांग्रेस के पार्षद की तस्वीर लहराकर दिखाते हैं। लेकिन आप समाचार एजेंसी एएनआई के ट्विटर हैंडल और तमाम न्यूज चैनलों पर संबित पात्रा का यह बयान चलता हुआ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें वे हाथ में तस्वीर लेकर कांग्रेस के पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में संबित पात्रा कहते हैं कि इसके कई फोटो सामने आए हैं। हम संबित पात्रा का वह वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि अब यह हिस्सा हमें बीजेपी के हैंडल पर नहीं मिल रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि घटना स्थल पर इनके चेहरे से मिलते जुलते व्यक्ति की तस्वीर को पहले अमित मालवीय ने वायरल किया और उस तस्वीर को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। अमित मालवीय ने भी यही तस्वीर पोस्ट की थी और कांग्रेस पार्षद सेपक का नाम लिया, लिखा कि यह आदमी लद्दाख में दंगा करवा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी दफ्तर को टारगेट करने वाली भीड़ को यह व्यक्ति उकसा रहा है। तुरंत ही इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक का कहना है लद्दाख में कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकती। ऑड न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई ट्वीट की जांच की है जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और यही तस्वीर टीवी चैनलों पर भी चली है। आईटी सेल द्वारा वायरल किया गया है कि कांग्रेस पार्षद सेपक हैं। जुबैर का दावा है ये सेपक की तस्वीर नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने अपने हैंडल पर ऐसे तमाम ट्वीट की जांच की है और बताया है कि कैसे निशिकांत दुबे और संबित पात्रा से लेकर अमित मालवीय के ट्वीट में जिस व्यक्ति को देखा जा सकता है वह सेपक नहीं है, उनसे अलग दिखाई देता है। कांग्रेस नेता सेपक ने भी अपना एक बयान जारी किया है और कहा है कि तस्वीर उनकी नहीं, जिन टीवी चैनलों ने उन्हें लेकर झूठी खबर चलाई, क्या सेपक की सफाई को जगह देंगे और उनसे माफी मांगेंगे। कांग्रेस और सेपक दोनों ने कहा है इस मामले में कानूनी सहायता लेंगे। इस देश का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं। वो अब तक के सबसे फेल्ड और नाकाम गृह मंत्री हैं। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह जी ठीक से कर पा रहे हैं? और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है, भड़क रही है और यह सब गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुआ है। यह असलियत है। असलियत यह है ना इनके पास इनमें से किसी भी चीज की कोई खुफिया जानकारी पहले से होती है, ना रोकने की कोई तरकीब होती है और ना ही घटना के बाद ये कोई मजबूत फैसला ले पाते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कराना हो तो इनको सामने खड़ा कर दो। इनसे होना हवाना कुछ खास है नहीं। कहने को तो आंतरिक सुरक्षा इनकी बात इनका काम है, दूसरा इनका काम है बॉर्डर सुरक्षित रहें, लेकिन जब मौका मिलता है ये घुसपैठिए करने लगते हैं। अरे आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से कब तक भागिएगा। लेकिन यह सच है कि देश एक बहुत ही विफल नाकाम गृह मंत्री का खामियाजा जोर से भुगत रहा है। निशिकांत दुबे ने तो सीधे जॉर्ज सोरोस से तार जोड़ दिया। कांग्रेस के पार्षद सेपक और राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर को ट्वीट किया, जॉर्ज सोरोस को सीन में ले आते हैं, सेपक को सोरोस का एजेंट बता देते हैं। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब लद्दाख के लोगों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा और स्वागत किया। सोनम वांगचुक भी स्वागत करने वालों में शामिल थे, लेकिन बाद में उनकी उम्मीदें टूट गईं और सच्चाई सामने आई। कहा जा रहा है कि जब वांगचुक ने स्वागत किया तब तो उनकी तारीफ हुई और अब विरोध कर रहे हैं तो जॉर्ज सोरोस के एजेंट हो गए हैं। इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप साहब को फोन करना चाहिए, कहना चाहिए जॉर्ज सोरोस को भारत के हवाले कर दिया जाए। ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं,
फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हो सकते हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। सोनम वांगचुक और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री की पुरानी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वे चीन के एजेंट हैं। कहा जा रहा है कि चीन प्रभावशाली लोगों को खरीद रहा है और नेपाल से लेकर बांग्लादेश और श्रीलंका के सभी प्रदर्शन करवा रहा है। नेपाल में कभी अमेरिका का हाथ बता दिया जाता है तो कभी चीन का। दोनों तो संभव नहीं हो सकता। सरकार बताए कि अगर चीन का हाथ है तो लद्दाख के संगठनों से सरकार क्यों बात कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जाता है कि चीनी सैनिक भारत के चुशुल इलाके में घुसकर लद्दाख के चरवाहों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लद्दाख के चरवाहे उनका विरोध कर रहे हैं। आज तक सरकार ने इस पर सफाई नहीं दी कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है या नहीं। सोनम वांगचुक कई बार चीन के कब्जे के खिलाफ बोल चुके हैं। जब वे सब बातें करते हैं तब लोग तालियां बजाते हैं। अब कहा जा रहा है सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। एक ही पैटर्न है। किसान आंदोलन करते हैं तो खालिस्तानी एंगल खोज लाया जाता है। उत्तराखंड में नौजवान प्रदर्शन करते हैं तो नकल जिहाद की बात होने लग जाती है। तो राजस्थान के झालावाड़ में लोगों ने मशाले लेकर जो प्रदर्शन किया उसमें किनका हाथ हो सकता है। गुजरात के कच्छ में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके पीछे कौन हो सकता है? क्या जॉर्ज सोरोस हो सकता है? इसलिए लगता है कि वांगचुक को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके साथ साथ उनकी बनाई संस्थाएं समाप्त कर दी जाएं। लद्दाख से आने वाली एक महत्वपूर्ण आवाज जिसकी साख दुनिया भर में है, खत्म हो जाए। इसलिए इसे पूर्ण राज्य के अलावा लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों की भावी लूट से भी जोड़कर देखना चाहिए। यह सब किसके फायदे के लिए किया जा रहा होगा? सोनम वांगचुक इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि लद्दाख में चरवाहों की जमीन उद्योगों को दी जा रही है, और जब भी कोई विरोध करता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। लद्दाख का पर्यावरण बेहद संवेदनशील, नाजुक माना जाता है। विकास के नाम पर लद्दाख का वह हाल नहीं होना चाहिए जिसे आपने इस बार की बारिश में उत्तराखंड और हिमाचल में तबाही के रूप में देखा है। पूर्ण राज्य की मांग और छठी अनुसूची को लेकर सोनम वांगचुक के अलावा ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA जैसे संगठन भी जुड़े रहे हैं। इन सभी के साथ आने से ही पिछले साल मार्च में यह आंदोलन बड़ा हुआ। हर धर्म के लोग इसमें आ गए। लद्दाख में छठी अनुसूची को लेकर 2020, 21 और 22 में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि केंद्र शासित बनने के बाद जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है काफी कमजोर संस्था है। करगिल में भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष है। करगिल में भी कई बार इस तरह के बंद हो चुके हैं। दिसंबर 2023 से एक उच्च स्तरीय कमेटी लद्दाख से जुड़ी मांगों को लेकर बातचीत कर रही है। इसकी एक बैठक 6 अक्टूबर को होने वाली है। 21 सितंबर को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के चेरिंग दोरजे ने द हिंदू की विजेता सिंह से कहा, कभी भी नियमित बातचीत नहीं होती। बातचीत शुरू हो इसलिए भी सोनम को भूख हड़ताल करनी पड़ी और पदयात्रा करनी पड़ी। दोरजे ने कहा है कि अभी तक बातचीत में राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर और छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर कोई बैठक नहीं हुई। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में आरक्षण बढ़ाने, परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और आधिकारिक भाषा की बात तो है, लेकिन
प्रेस नोट छठी अनुसूची के सवाल पर सिर्फ इतना लिखता है कि इस मुद्दे पर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है। जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वे हाई पावर कमेटी में चर्चा का अभिन्न अंग है, मगर राज्य के दर्जे की मांग और छठी अनुसूची को लेकर अभी तक कमेटी में क्या बातचीत हुई, इसे लेकर प्रेस नोट में कोई जानकारी नहीं। गृह मंत्रालय ने लिखा है कि जिन मांगों को लेकर श्री वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वे एचपीसी की चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेंजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। छठी अनुसूची का विस्तार लद्दाख में क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों इतना समय लगा? 26 सितंबर को असम में बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के वोटों की गिनती हुई। छठी अनुसूची के तहत ही 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना हुई थी। केंद्र में तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स ने मिलकर यह फैसला किया। इसके लिए बोडो समुदाय ने 20 साल से भी लंबे समय तक आंदोलन किया। छठी अनुसूची के तहत बीटीसी की मांग इसलिए की जा रही थी ताकि जमीन से जुड़े अधिकारों और बोडो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षण मिल सके। कुछ इसी तरह की मांग लद्दाख की भी है। भारत में नए नए राज्यों का आंदोलन राजनीतिक माना जाता है। नए नए राज्य बने भी हैं। 2019 में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी देरी को लेकर नाराजगी जताई। अभी तक इस मसले पर सुनवाई ही चल रही है। मार्च 2025 में अमित शाह ने फिर कहा राज्य का दर्जा देंगे, कब देंगे यह नहीं बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए दिन राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं और उन्हें यह करना भी चाहिए। लद्दाख भी केंद्र शासित है और जम्मू कश्मीर भी, लेकिन एक जगह पर निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे जगह पर प्रशासनिक परिषद। दोनों ही जगहों पर अधिकार की मांग हो रही है। जाहिर है कोई भी मांग करेगा कि उसे अधिक अधिकार दिया जाए। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। न सिर्फ आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया, बल्कि वादा किया कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। हमारी बहुत बड़ी उम्मीद जागी, मगर आने वाले सालों में ये बातचीत गृह मंत्रालय के साथ चलने लगी और वो बिल्कुल धीमे होते होते रुक सी गई। कहा जाता है कि उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और बात यहाँ तक पहुंची कि 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख के नेताओं को फटकार लगाते हुए ये कहा कि मैं आपको 6 शेड्यूल नहीं दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री खुद लिख के दें, मैं नहीं दूंगा। तो इससे हमें लगता है कि आप शायद देना चाहते थे शुरू से ही, मगर अमित शाह जी को कोई आपत्ति थी। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अमित शाह जी से बोलें, उन्हें समझाएं कि वचन पूरा करना एक आदर्श होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राम के आदर्श हैं। हम राम के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनके आदर्शों पे भी हमें चलना चाहिए। ये लद्दाख की आशा है आपसे, और उन्हें अपना वचन निभाने में मदद करने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। इसके पीछे किस ताकत का हाथ हो सकता है? लद्दाख में 2024 में बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई। क्या उसके पीछे भी किसी ताकत का हाथ रहा होगा? जॉर्ज सोरोस आया होगा, या अपने वादे से मुकर जाने के कारण जनता ने बीजेपी को हरा दिया? दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने कभी भी आधिकारिक रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा देने या छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा नहीं किया, मगर लद्दाख के लोगों का कहना है 2019 से ही छठी अनुसूची का वादा किया जा रहा है, पर अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। 2019 में बीजेपी ने लद्दाख के घोषणा पत्र में वादा किया था कि इलाके को छठी अनुसूची में शामिल करेंगे। स्थानीय नेताओं का कहना है 2020 के लेह परिषद के चुनाव में बीजेपी ने इस वादे को दोहराया, मगर 2024 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। 2024 में बीजेपी लेह लद्दाख की सीट हार गई। मोहम्मद हनीफा जान निर्दलीय सांसद के रूप में चुने जाते हैं। The Ladakis are still waiting. They have not got back their statehood. You have not given them a legislature. You have not included them in the 6th schedule. You have not given their demand of 2 separate seats of Leh and Kargil.
As a result, in the current Lok Sabha, the Ladakhis have relegated you to third position in the Lok Sabha. You lost. सोनम वांगचुक का एक एनजीओ है SEC MUL जो 1988 से चल रहा है, 2010 से FCRA में पंजीकृत है। जब कोई संस्था विदेशों से पैसा लेती है उसे FCRA के तहत पंजीकरण कराना होता है और पैसे पर केंद्र सरकार की नजर होती है। 20 अगस्त को स्पीड पोस्ट से SEC MUL को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 19 सितंबर को एनजीओ की तरफ से जवाब दे दिया गया। यह गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में लिखा है। IT सेल को अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि सोनम वांगचुक तो 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, क्या पता नहीं चला विदेशी फंड आ रहा है। FCRA लाइसेंस रद्द करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसमें स्टॉकहोम से 4,93,205 रुपए का चंदा मिला है। उनके संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पैसा लिया है। खाद्य संप्रभुता का मतलब होता है जो लोग अनाज उगाते हैं, उसका वितरण करते हैं, उपभोग करते हैं, उन्हीं को खाद्य उत्पादन और वितरण की नीतियों को कंट्रोल करना चाहिए। वांगचुक का मतलब खाद्य की संप्रभुता को लेकर है। इसी की बात इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन वांगचुक को फंसाने के लिए खाद्य संप्रभुता को देश की संप्रभुता से जोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में लिखा है वांगचुक के संगठन ने कहा है विदेशी संस्था ने यह चंदा भारत की संप्रभुता पर अध्ययन करने के लिए दिया है और चंदे को विदेशी डोनर के उद्देश्यों के अनुसार खर्च किया गया है। विदेशी चंदे का प्रयोग देश की संप्रभुता पर अध्ययन करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह FCRA कानून के सेक्शन फला फला के तहत देश के हितों के विरुद्ध है। इस मामले में अब CBI ने उनके 3 संगठनों की जांच शुरू कर दी है। कुल 5 लाख की राशि भी नहीं है, यही बड़ी खोज है। नियमों का उल्लंघन किया गया, इस नाम पर कार्रवाई की जा रही है। साफ दिख रहा है टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या यही तरीका है कि किसी राजनीतिक समस्या को सुलझाने का? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे ले में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। सरकार को लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर की मांग पर तुरंत विचार करना चाहिए, बातचीत के नाम पर और नहीं टालना चाहिए। देश भर में 6ठी अनुसूची की हालत क्या है, इसे लेकर बहस करने की जरूरत है। 6ठी अनुसूची का मुद्दा अगर आप आदिवासी इलाकों में देखेंगे, अलग अलग प्रदेशों में समय समय पर उठता रहता है। इस बात को लेकर कि इस अनुसूची के प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया जा रहा है और इसकी आड़ में भी उनकी जमीनें लूटी जा रही हैं। तो लद्दाख के आंदोलन को बदनाम करने से, ट्विटर पर माहौल बनाने से जनता में उल्टा और असंतोष बढ़ेगा। बेहतर है सरकार राजनीतिक समाधान की दिशा में गंभीर दिखे और देर ना करे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।